वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय कंप्यूटर शिक्षण को। इसमें आपकी सारी की सारी बुक का जो निचोड़ बनेगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को रखा गया जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। चलते देख लेते हैं संपूर्ण किताब का जो निचोड़ का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी की जानकारी मिलती रहती है। डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या है। पूछा जाता है भैया कि क्वेश्चन में इंटरनेट क्या है, आपको उसमें बताना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी भाषा में लिखना। देख लेते हैं। इस सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में यह सूचना जानकारी प्राप्त का मुख्य साधन बन गया है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग बहुत सारी शिक्षा की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग इंटरनेट का है। आपको अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में इंटरनेट के बारे में लिख देना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ जाएगा वीडियो डिस्क के बारे में आपको बताना है। इस सुविधा से क्या होता है देख लेते हैं। इस सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दे जा सके। वर्तमान समय में शिक्षक भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने इसमें पढ़ लिया है। चलते हैं कंप्यूटर विधि, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका एक और पेपर का वीडियो भी लाना। इसके अलावा आपके पास भी समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका कल ही पेपर है। देख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का पेपर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए। शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल बदल दिया गया है। आज प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से लेकर इंस्टीट्यूशन या नवोदय विद्यालय यहां तक कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों की कक्षाओं में इनका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर को शिक्षण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं सभी विद्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे आपका माध्यमिक विद्यालय है, और इसकी आवश्यकता सभी के जीवन में उपयोगी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको उपयोगी हो रहा है कंप्यूटर का। इसलिए बच्चों से ही सिखाना शुरू किया जाएगा, जिससे आगे बच्चे हली भली भांति से इसके बारे में समझ सकें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा दूरदर्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पहले हमारे टीवी में एक दूरदर्शन चैनल आता था, उसके बारे में पूछा गया है। टेलीविजन की बात करते हैं तो हमारे देश में टेलीविजन परिदृश्य में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के यूजीसी के शैक्षणिक कार्यक्रम का दूरदर्शन प्रसारण कर रहा है, यानी कि दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम भी चलते रहे हैं और चलते आ रहे हैं, जिससे पढ़ाई में बच्चे बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं, चाहे यूजीसी के हो चाहे किसी भी हो। चलते हैं अपने टेली कॉन्फ्रेंसिंग पर। हमारा दिया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो से दो अधिक क्षेत्रों से कई व्यक्ति किसी समस्या तथा विषय पर एक दूसरे से संचार के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसके अंतर्गत वीडियो कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कॉल, जैसे जितनी भी कॉलें हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग जिन जिन तरीकों से कर सकते हैं हमारे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। चलते हैं देख लेते हैं रेडियो के बारे में। देख लेते हैं रेडियो आधुनिक संचार की सभी माध्यमों में रेडियो सर्वसुलभ माध्यम है। कैसा माध्यम है? सर्वसुलभ माध्यम है। जैसा कि आपको पता है पहले रेडियो का ही प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं पहले टीवी का सिस्टम ज्यादा नहीं था। आज भी बहुत लोग एफएम वगैरह रेडियो से ही सुनते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न उपग्रह के बारे में आपको बताना है। जैसे कि सैटेलाइट की बात करते हैं, आधुनिक समय में उपग्रह का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो रहा है। उपग्रह के प्रयोग से इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसी अनेक सुविधाओं का विकास हुआ है। हमारा जो शिक्षा का उपग्रह है उसका नाम क्या है? एजुसेट उसका नाम है। क्या है? एजुसेट उसका नाम है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा भैया, सूचना में संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन में आसान बनाया है, कैसे बनाया, इसको आपको बताना है। बात करते हैं शिक्षा की और सूचना की, तो देख लेते हैं इसके बारे में। शिक्षा सूचना मतलब विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है और कैसे है, जीवन को कैसे आसान बनाया है। वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शिक्षा का स्वरूप जो है व्यापक बना दिया है।
यह प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीक के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री को छात्रों तक पहुंचाती हैं। देख लिया आपने, जो कि आगे दिया है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां जैसे हो गई के नाम जाना जाता है। आज के शैक्षिक परिवेश में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक शंकाओं समस्याओं का समाधान नवीन तकनीक के माध्यम से घर द्वारा बैठे यानी घर पर बैठे ही सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है। वो कैसे करते हैं? वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा कर लेता है। इस कार्य को इंटरनेट एवं कंप्यूटर ने आसान बना दिया। आज के तकनीकी युग में छात्र विभिन्न प्रकार के साधनों का आगे देख लेते हैं उपयोग जो है कर रहा है। यहाँ वह साधन कौन से है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला साधन आपका हो जाएगा वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं छात्र। दूसरा दिया है लिंक्डइन सर्विस की सहायता से ज्ञान अर्जन, यानी कि ये सर्विस एक वीडियो सर्विस है या ज्ञान की सर्विस है जिसमें बहुत सारे आपको इंट्रो वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं और इसकी पीडीएफ भी इसमें मिल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन है? मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन के बारे में आपको बताना है। देख लेते हैं जैसे कि दिया है शिक्षा के उपयोग में आने वाली मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। पहला आपका हो जाएगा वेब पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मुक्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन निम्न प्रकार हैं। वेब पोर्टल के प्रकार हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक हो जाएगा ई बुक्स यानी कि इंटरनेट बुक्स के बारे में देख लेते हैं। वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्त की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध रहती हैं। ई बुक्स क्या होती है? जो वेबसाइटों पर हमें मिल जाती है, कोई ऐप्स पे मिल जाती है। उन पुस्तकों के प्रयोग से छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर सकता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। जैसे कि हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पर, वो भी आपकी ई बुक्स का एक उदाहरण हो जाएगा। यानी किसी भी किताब को आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। ये हमारा ई बुक्स हो जाएगा। चलते हैं वेब पोर्टल पर देख लेते हैं वेब पोर्टल के बारे में क्या है। वेब पोर्टल नंबर 2। वेब पोर्टल एक प्रकार की समृद्ध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर को हम क्या कहते हैं? वेब पोर्टल पर जाने से उसे जुड़े अनेक लिंकों भेजों बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पेजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज पर खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हमको गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? गूगल टाइप करेंगे, इसके पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा। यानी कि वेब पोर्टल के लिए हम क्या करेंगे? गूगल टाइप करेंगे और हमारा गूगल का वेब पोर्टल जो है आ जाएगा। यानी कि किसी भी साइट का एक जो मेन पेज होता है, मुख्य पत्र जिसको बोल सकते हैं, वो हमारा वेब पोर्टल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये विकल्प स्टॉक, मूल, ईमेल, समाचार, सूचनाएं, आंकड़े आदि से संबंधित हो गए। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और जो हमें सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य वेबसाइटों के पोर्टल भी कर सकते हैं जिसके उदाहरण जिसके आपको पता है याहू है और गूगल, ये हमारे वेब पोर्टल हैं। चलते हैं ऑनलाइन चैटिंग के बारे में जानते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। जैसे कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक चैट, ये हमारी को है सब ऑनलाइन चैटिंग हो गई। टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से अगर चैटिंग कर रहे हैं तो हमारी ऑनलाइन चैटिंग के अंतर्गत आती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षकों का कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि ये इसके मुख्य तत्व हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति विदेशों में बैठे अपने संबंधियों एवं शिक्षा शास्त्रियों से दृश्य के रूप समान वार्ता कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि वीडियो कॉल के द्वारा भी इसमें ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। चलते हैं देख लेते हैं स्मार्ट कक्षाओं के बारे में। स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारी सन में आ चुके हैं, यानी कि बहुत सारी परीक्षाओं में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। डिजिटल कक्षाओं के आप क्या समझते हैं? स्मार्ट क्लास से क्या समझते हैं? इसका इंग्लिश में हो जाएगा। डिजिटल ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का लाभप्रद है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। स्मार्ट कक्षाएं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनोखी देन है। यह कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्या को सुलझाने में तथा शिक्षण के प्रसार प्रचार में बहुत बहुमूल्य योगदान निभा रही हैं। यहाँ स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षा प्रक्रिया से है जहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीक साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं
आज श्रम व्यय एवं समय की बचत का प्रमुख साधन बन गए हैं। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से यथा फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा तथा इच्छा अनुसार अपना रुचिकर विषय चुन लेता है। देख लेते हैं आगे क्या है। स्मार्ट कक्षाओं का अस्तित्व शिक्षा जगत में वर्ष 1930 में उत्तरी अमेरिका से प्रचलन में आया। विश्व में स्मार्ट कक्षाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिक खर्चीला व्यवस्था होने के कारण भारत में इसी प्रकार की शिक्षा का कार्य एक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। भारत में भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम छोटी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगह इस प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत खर्चीला है। अमेरिका जैसा धनी देश आराम से इसका प्रयोग कर पा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की कक्षाओं को विद्यार्थी कंप्यूटर लैब में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ इंटरनेट द्वारा कोई पहले से ही सेव किया गया उस पर भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले टाइम में सारा का सारा आप इंटरनेट उसमें जुड़ जाता है। आप जो भी चाहे उसमें सर्च कर सकते हैं, और किसी भी चित्र को, जैसे कि आपको टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, उसको चित्र तुरंत का तुरंत उसमें दिखा सकता है। डिजिटल श्यामपट्ट के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन या कंप्यूटर आदि के रूम में प्राय किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। जैसे कि पर्दा लगाकर आपको पता है प्रोजेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार का डिजिटल श्यामपट्ट भी होता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता युक्त होता है। इस विधि के माध्यम से किसी प्रकार की गणितीय सामग्री को डिजिटल श्यामपट्ट पर दिखाया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी सामग्री प्रदान करने में प्रोजेक्टर का प्रयोग रुचिकर भी है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अभी मैंने बताया था जो शिक्षा का एक उपग्रह है वो कौन है, उसका नाम क्या है, एजुसेट उसका नाम है। इसका दूसरा नाम भी हम लोग बताएंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है, GSAT-3 होता है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिए, इस कार्यक्रम के बारे में क्यों जारी किया गया था और क्या इसकी लाभ हो सकते हैं। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है, यानी कैसा है, शैक्षणिक शिक्षा का उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया। इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी। मतलब कैसे, यानी कि हम घर बैठे शिक्षा कैसे ले सकते हैं, ये हमारा उपग्रह कौन काम करता है, GSAT-3 एजुसेट इसको बोलते हैं। तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसका दूसरा नाम GSAT-3 जो कि अभी हमने आपको बताया था, हमने बहुत सारे वीडियो में ये नाम आपको बता चुके हैं। इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसकी कार्यकर्ताओं का संबंध एजुकेशन से जोड़ना है, अर्थात एजुकेशन संबंधी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई। एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संस्थान विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्य की प्रणाली को आगे देख लेते हैं। अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। कौन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने प्रदान किया था। किसने, इसरो ने। शैक्षिक उपग्रह, ठीक है। आगे देख लेते हैं ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। ई लर्निंग क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी प्रभावशाली होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेब आधारित शिक्षण सामग्री, बहुमाध्यम CD-ROM, ईमेल, इंटरनेट, बहुपाठ्य वस्तु अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर। ई लर्निंग आपका जैसे वीडियो आप देख रहे हैं ये भी ई लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये अधिगम को निम्न विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। देख लेते हैं टॉम कैली ने क्या कहा है इसके बारे में देख लेते हैं। अधिगम द्वारा अभिसूचना संश्लेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्र की अधिगम में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं ई पुस्तकालय के बारे में। ई पुस्तकालय क्या होता है। ई पुस्तकालय के अंतर्गत विविध प्रकार के साहित्य, श्रवणीय सामग्री, दृश्य सामग्री। श्रवणीय सामग्री जैसे क्या आपका रेडियो हो गया। दृश्य सामग्री यानी कि जिसमें आप सिर्फ चित्र देख सकते हैं, यानी कि आप उसमें श्रवण नहीं कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य अगर दोनों होगा तो उसमें जैसे कि आपका टीवी आ जाएगा, फोन आ जाएगा, प्रिंट हो गया, चार्ट एवं मानचित्र आदि उपलब्ध होते हैं। इसमें सभी प्रकार की सामग्री विविध विषयों पर उपलब्ध होती हैं। यदि कोई छात्र भूगोल से संबंधित जानकारी चाहता है तो उसे ई पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त हो सकती है। ई पुस्तकालय का सर्वोत्तम सुविधा उस रूप में मानी जाती है जब प्रत्येक छात्र के लिए इंटरनेट कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध
उपलब्ध है। यानी कि अगर आप इंटरनेट द्वारा ई पुस्तकालय यानी कि सारी बुक्स वगैरह जो भी चाहें थे आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रोजगार पोर्टलों को समझाइए। रोजगार पोर्टल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बारी बारी से पूछा जाता रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो तो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। अब देख लेते हैं रोजगार पोर्टल के बारे में। रोजगार प्राप्त कराने एवं रोजगार संबंधी पूछताछ प्राप्त में Naukri.com सर्व प्रचलित वेबसाइट है। जैसे कि आपको पता है Naukri.com मिल जाएगी रोजगार के लिए। अब बहुत सारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई हैं जो कि बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट हैं। इसका प्रयोग वर्तमान समय में व्यापक रूप में किया जा रहा है। जैसे कि एक छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य खोजता है तो मेडिकल क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की रिक्तियों को इस वेबसाइट पर समय समय पर दिखाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है सरकारी रिजल्ट.com ऐसे बहुत सारी साइटें हैं तथा उसके लिए निर्धारित मानदंड एवं योग्यताओं को भी दिखाया जाता है। छात्र एवं इन सभी योग्यताओं के अनुरूप अपने आप को पाता है तो उस रिक्त के लिए आवेदन भेजता है। यदि अपनी योग्यता में कोई कमी पाता है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार Naukri.com माध्यम से छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर लेता है। चलते हैं आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा अगला आ जाएगा मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है। अगर बात करेंगे मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया किसी बात सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आपको बताने हैं क्या क्या हो जाएंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड हो जाएगा, CD-ROM ड्राइव हो जाएगा, माइक्रोफोन तथा कैमरा हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मल्टीमीडिया के तत्व देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा शब्द हो जाएगा, दूसरा चित्र चलचित्र हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। अब बताना आपको है CD-ROM से आप क्या समझते हैं, यानी कि CD-ROM से आपका क्या आशय है। CD-ROM किसे कहते हैं। इस डिस्क का आकार जो कितना होता है 650 MB का होता है। कितना होता है 650 MB का होता है। इसका उपयोग संगीत CD के रूप में किया जाता है। इस CD का माध्यम से सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाते हैं। इसके माध्यम से आंकड़े, संगीत एवं सॉफ्टवेयर को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग वीडियो प्लेयर द्वारा भी किया जाता है। जैसा कि आपको पता है पहले आपके सबके घर में CD DVD प्लेयर थे तो उसमें CD डाली जाती थी जिसकी जो क्षमता थी 650 MB थी और एक DVD आती थी उसमें क्षमता ज़्यादा होती थी। आपको पता है एक कैसेट के अंदर या एक चक्के के अंदर कम से कम 5 मूवी आ जाती थी, 4 मूवी आ जाती थी, वो आपकी DVD होती थी। ये आपकी CD है जिसकी क्षमता जितनी थी कितनी थी 650 MB की थी, जिसमें एक मूवी ही आ पाती थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। शिकायत पोर्टल पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देख लेते हैं। शिकायत पोर्टल द्वारा किसी भी संस्था या सामाजिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले समूह के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। आज के उपभोक्ता भी लाइन में नहीं लगना चाहता है, वह घर बैठे ही अपने समय के अनुसार समस्याओं का समाधान चाहता है। इसलिए वर्तमान समय में शिकायत पोर्टल से संबंधित वेबसाइटों का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इससे समय बचत होती है। जैसे कि आपको पता है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा यानी कि योगी द्वारा भी एक शिकायत पोर्टल की आपको पता है मतलब जारी की गई, जिसका एक ऐप भी है और आप उसमें और साइट द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं जिसका नाम जन सुनवाई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल फेसबुक से भी हो जाता है, बहुत सारी कॉलें व्हाट्सएप से भी हो जाती हैं और भी बहुत सारे DO आ गया गूगल का, बहुत सारे हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो कॉलिंग चल सकती है जिसमें ऑडियो वीडियो का दोनों का माध्यम हो जाता है। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन पहले आ चुका, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसका प्रयोग विशेषता किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है तब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटर पर चली सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक भागीदार के कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन, स्पीकर, एक वीडियो कैमरा संबद्ध होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट मतलब हो जाएगा संप्रेषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो माइक्रोफोन में बोली गई उनकी बात नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों
कि तथा उनकी कंप्यूटर से संबद्ध स्पीकर माध्यम से सुनाई देती हैं। आपको पता है जैसे कोरोना लगा था, सब किसका प्रयोग मीटिंग जो है इसी के माध्यम से किया जानी, किससे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से। जैसे कि आपका एक जूम ऐप है, जूम ऐप के माध्यम से की जाती हैं ये कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो आपका हो गया, और उसकी जीवंत छवि भी नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा MS एक्सेल क्या है। आप जानते हैं MS एक्सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, ये क्या होता है। MS एक्सेल एक बहुत लोकप्रिय क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह है MS ऑफिस का पैकेज का व्यवस्थित करते हैं तथा उसे एनालाइज कर सकते हैं। एक्सेल की सहायता से हमें डाटा को मैनेज कर सकते हैं, सुंदर ग्राफ बना सकते हैं तथा विभिन्न कार्यों की सहायता से अपने डाटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। MS एक्सेल का प्रयोग न्यूमेरिकल डाटा को बैलेंस करने, रिपोर्ट बनाने, फार्मूला बनाने आदि में होता है। MS एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन हमारे MS एक्सेल 2003 में XLS, MMX एक्सेल 2007 में XLS होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है, पावर पॉइंट में क्या अंतर है। बात करेंगे पावर पॉइंट के, इसके बारे में देख लेते हैं। पावर पॉइंट में निम्न प्रकार कार्य किए जा सकते हैं। इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन की बेहतर तैयारी की जा सकती है। किसकी, प्रेजेंटेशन की तैयारी भी की जा सकती है। मुख्य बिंदुओं का विजुअली शो किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में घबराहट नहीं होती है। अलग अलग उद्देश्य के प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स की सुविधा। आगे देख लेते हैं 5 नंबर हमारा क्या दिया है। 5 नंबर है आसानी से इमेज एवं ग्राफ शो किया जा सकता है। हाइपरलिंक की सहायता से विभिन्न प्रकार की फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल के सिक्योरिटी व पासवर्ड की सुविधा होती है। विभिन्न ट्रांसलेशन एवं एनिमेशन की सहायता से प्रेजेंटेशन को सुंदर व आकर्षक बनाने की सुविधा आदि। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की माइक्रोसॉफ्ट सूट का एक अंग माना जाता है। बाजार में इसे प्रतिस्पर्धी रूप में बेचा जाता है। इसका प्रयोग डाटा के प्रस्तुतिकरण एवं संग्रहण में किया जाता है। इसमें विभिन्न वर्जन बाजार में उपलब्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंटर क्या है। बात करेंगे प्रिंटर की। प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। जैसे कि आप किसी चीज की फोटो कॉपी निकालते हो, कौन निकालता है, वो हमारा प्रिंटर निकालता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आपका होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 2 प्रकार हैं, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। रोम का पूरा नाम आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम जो होती है आपकी होती है क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो जाएगा स्मृति क्या है, यानी कि मेमोरी के बारे में पूछा है। कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। स्मृति आपके फोन में भी डाली गई जो कि आपकी वीडियो को संग्रहित कर लेती है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या आपको बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करेंगे, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है या नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, आपका एक लैन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लोकल वाला हो जाएगा, ये वाइड वाला हो जाएगा, ये आपका मेन हो जाएगा। यानी कि लैन, बैन, मैन, ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, संचार किसे कहते हैं। संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यम जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना संचार कहते हैं। बिल्कुल इजी है, जैसे कि आप व्हाट्सएप द्वारा भी पहुंचा सकते हैं और माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ईमेल द्वारा पहुंचा सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। सर्वर का अर्थ आपको बताना है। सर्वर क्या होता है, सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फुल डाक्यूप्लेक्स मोड क्या है। फुल डाक्यूप्लेक्स जो है से तात्पर्य सूचना के साथ एक समय पर प्राप्त करता है एवं प्रदान करता है कि वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। सर्च इंजन क्या कार्य करता है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, ये आपके क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देश के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है, जैसे कि आपका गूगल, याहू, ये आपके क्या है, सर्च इंजन है। दिया है DBMS का पूरा नाम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, बहुत इजी है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ आपको बताना है। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन संपर्क में कंप्यूटर की वजह से ही, अगर आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने बिजनेस रोजगार को काफी हद तक फैला सकता है। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता ही से ही संभव है। इंटरनेट की दुनिया में से जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी प्रगति हो रही है वो कंप्यूटर से ही संभव है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है
सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। सूचना के दो गुण देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अर्थपूर्णता, दूसरा हो जाएगा विस्मयकारी और तीसरा विस्मयकारी तत्व हो जाएगा पूर्व जानकारी से सहमत, तीसरा हो गया। चौथा हो गया पूर्व जानकारी से सुधार और संक्षिप्तता, पांचवा हो गया। छठा हो गया हमारा शुद्धता, अगर बात करेंगे शुद्धता एवं यथार्थता, छठा हो जाएगा समयबद्धता, हमारा सातवां हो जाएगा। और अठावां हो जाएगा हमारा आठवां नंबर जो है कार्य संपादन में सहायक हमारा सूचना के गुण हो जाएंगे। दो गुण पूछे गए थे, इसमें 8 बता दिए गए। इसमें किन्हीं दो को आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है भारत में इंटरनेट सेवा विकास कब हुआ था। अगर बात करेंगे भारत में इंटरनेट सेवा के विकास की तो ये हमारा हुआ था 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट सेवा का विकास जो है भारत में हो गया था। बात करेंगे इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, इसकी बात करेंगे तो इंटरनेट के प्रमुख कार्य हो गए मुख्य सूचना, कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क आदि हो गए। ये क्या हो गए, इंटरनेट के प्रमुख भाग हो गए। हैकर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे हैकर्स होते हैं, बहुत सारी साइट, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी साइट या बड़े बड़े लोगों के अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। जैसे कि देख लेते हैं सामान्य प्रयोग में कोई हैकर ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तथा अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटर की सुरक्षा घेरों को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यम के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। चलते हैं देख लेते हैं इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम आपको बताना है। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां आपकी हो जाएंगी। टेलीफोन हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। इंटरनेट को आप जैसे चलाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, आप केबल नेटवर्क हो जाएगा, कंप्यूटर आदि हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए